क्लियर है सर। हम लोग पहला चैप्टर देख लिए थे। आज हम लोगों का सीरीज का दूसरा चैप्टर है, समझ लीजिए कि संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना क्या होता है कि संविधान के परिचय अथवा भूमिका को प्रस्तावना कहते हैं। अब जाहिर सा बात है कि अगर हम किसी को संविधान देते हैं, पूरा मोटा सा किताब, तो वो पढ़ के कितना समझ पाएगा। उसके पास अगर कम समय है तो संविधान को पढ़ने से बेटर है कि उसको प्रस्तावना दे दीजिए। तो प्रस्तावना पढ़ के वो समझ जाएगा कि हाँ, कि इस संविधान का ये भूमिका है, ये काम करेगा संविधान, और इस पे इसका लक्ष्य निर्देशित है। तो प्रस्तावना यही करता है कि संविधान का परिचय और भूमिका बताता है कि संविधान का क्या परिचय है, संविधान किस उद्देश्यों से लिखा गया। अब जाहिर सा बात है, हम लोग अगर नॉर्मल स्टूडेंट हैं और संविधान और लॉ को तो पूरा पढ़ नहीं सकते हैं ना, लेकिन अगर प्रस्तावना पढ़ लिए तो इतना समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में संविधान लिखा गया होगा और क्या हमारा लॉ कहता है। तो बस प्रस्तावना का यही काम है। यह संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायवादी और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का। यहाँ कौन क्या कहा ये याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप मेंस की तैयारी कीजिएगा पीसीएस में तो लिखना जरूरी होता है। बस आपको ये याद रखना है कि यह प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछ दिया उपनाम के बारे में कि प्रस्तावना को और क्या कहते हैं, तो संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। तो याद रखना है कि संविधान का परिचय पत्र संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया है और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को दिखाया था संविधान सभा में। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसा शब्द जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भारत की संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसको याद रख लेना है। साथ ही याद रख लेना है कि 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि संविधान के प्रस्तावना में कुछ वर्ड ऐड किया गया है। ये तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन 1976, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी आप बोल सकते हैं, और साथ में अखंडता। उसके बाद बहुत ज्यादा बिजोड़ लड़ाई लड़ने लगा सबको कि संविधान का प्रस्तावना को आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 368 में है कि नहीं है। तो इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। तो भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है यही है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यानी कि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मर्पित करते हैं। तो प्रस्तावना आप लोग के स्कूल में होता था कि नहीं? हम लोग के स्कूल में प्रस्तावना होता था कि प्रार्थना हुआ उसके बाद प्रस्तावना पढ़ना है। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो हमको याद है, लेकिन आप लोग को अगर याद नहीं है तो प्रस्तावना याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना में जो जो वर्ड है ना, इसी को हम लोग को डिस्क्राइब करके आगे पढ़ना है इस चैप्टर में, कि जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या हुआ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता के बारे में क्या कह रहा है। तो ये है भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा आप, और हो सकता है तो मने मन बोलिएगा। एक बार ऐसे ही हुआ था कि जब हम शुरू शुरू स्कूल में गए थे, हाई स्कूल में गए, तो हाई स्कूल में प्रस्तावना बढ़ रहा था, तो बोले थे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कुछ कुछ बोल के ऐसे पार कर दिए। लेकिन एक बार एक टीचर पकड़ लिए और बोले कि प्रार्थना में बाहर निकाल के बोले कि तुम ही केवल प्रस्तावना बोलो, और तुम्हारे पीछे पीछे सब बोलेगा, नहीं बोलने सके, बड़ा मार पड़ा था। तो यही याद रखना है कि प्रस्तावना याद रखना है आपको भारत के संविधान की। यहाँ से यहाँ तक जितने भी वर्ड है उसको पूरा लाइन बाय लाइन याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था संविधान। इस डेट को याद कर लीजिएगा, 26 नवंबर 1949। एक बार किसी इंटरव्यू में मेरे से पूछा था कि 26/11 के बारे में बात करो, तो हम 26/11 हमला के बारे में बात किए, तो बोले कि नहीं, इंटरव्यू देने आए हो, तुम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहिए था ना, कि 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। बोले गजब। तो याद रखना है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। और ये वाला भी याद रख लीजिए, अगर किसी दिन किसी एग्जामिनर का माथा खराब हुआ तो पूछ लेगा, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, संवत 2006, यहाँ ये वर्ड याद रखना है। और इसमें क्या हुआ था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष, और अखंडता जैसा वर्ड जोड़ा गया। दो वर्ड ज्यादातर आएगा एग्जाम में, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो याद कर लेना है, ये दोनों 42वां संविधान संशोधन से यहाँ पे डाला गया है। एकदम कंफर्म याद रखिए, इतने से आपसे सवाल आएगा, इससे ऊपर सवाल नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में। अब हम लोगों को पढ़ लेना है भारतीय संविधान का दर्शन, क्या बोलता है हमारा प्रस्तावना। भारतीय संविधान का दर्शन मुख्यतः उसके मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों पर आधारित है, जो देश के लोकतांत्रिक स्वरूप और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो ये बिना काम का चीज नहीं है। पहला है प्रभुत्व संपन्न। हम लोग अभी प्रस्तावना में देखें ना वर्ड, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका चर्चा करेंगे। तो प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु, इसका मतलब क्या होगा, आप स्वयं में प्रभु हैं। बस यही याद रखिए कि सॉवरेनिटी की बात कर रहा है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वयं प्रभु है, प्रभुत्व संपन्न है। और स्वतंत्र राष्ट्र है तो जाहिर सा बात है इस पे किसी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं है। बस यही इसका समझ लीजिए डिफिनेशन है कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है जिसे अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का पूर्ण अधिकार है, अपने अंदर और बाहर के मामलों का पूर्ण अधिकार है। संप्रभु शब्द का आशय भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना किसी अन्य देश का डोमिनियन लिए हुए हैं। मतलब भैया हम अपने आप में प्रभु हैं, स्वयं प्रभु हैं, कोई दूसरा मेरा प्रभु नहीं है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। और यह अपने मामले चाहे वो आंतरिक हो या फिर बाहरी है, उसका निराकरण करना, ये खुद से इसको सॉल्व करता है अपना प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि संप्रभु स्वयं का प्रभु है, ना किसी देश के दबाव में रह के काम करता है और ना किसी देश का डोमिनियन है। जैसे कि हम लोग पहले 1947 से पहले ब्रिटिश के अंडर थे ना, तो उसके डोमिनियन अब नहीं है, हम लोग स्वतंत्र है और हम ही लोग सर्वशक्तिमान है। यही बोल रहा है संप्रभुत्व संपन्न के बारे में। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी भी विदेशी सीमा को अधिग्रहित कर सकता है, किसी भी विदेशी सीमा को अधिग्रहित कर सकता है। जैसे कि हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है ना, कभी भी
समझ लीजिए कि जो हमारा पीओके है कभी भी अधिग्रहित कर सकते हैं हम लोग इस स्वयं प्रभु होने के नाते। किसी भी राज्य को भारत किसी भी विदेशी सीमा को अधिग्रहित कर सकता है, चाहे वो भारत हो या अखंड भारत का जितना भी क्षेत्र हो। तो कहने का यही मतलब है, भारत किसी भी विदेशी सीमा को अधिग्रहित कर सकता है और किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। मतलब जरूरत पड़ा तो किसी को ले लिए और जरूरत नहीं है, लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए तो छोड़ दिए। स्वयं प्रभु का यही मतलब है। जैसे कि 1971 में बांग्लादेश में यही हुआ था ना कि विदेशी सीमा को अधिग्रहित करके हम लोग की सेना पहुंच गई थी बांग्लादेश, बोली कि भाई बांग्लादेश में उस समय क्या हुआ ना कि पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश, तो जो ये हम लोग का जो अभी बांग्लादेश है ये पूर्वी बांग्लादेश था और पाकिस्तान पश्चिमी। समझ लीजिए कि जो पूर्वी बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान है और जो अभी पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है। तो पश्चिमी पाकिस्तान से प्रधानमंत्री बनता था, लेकिन उस समय हुआ क्या कि वहां पूर्वी पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बन गए, सीट जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जो पश्चिमी पाकिस्तान वाला लोग था, जो अभी करेंट का पाकिस्तान है, इस चीज को सहने नहीं सका और वहां पे मतलब लगातार हिंसा का काम होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा और जो वहां के प्रधानमंत्री थे उस क्षेत्र के, जो मुजीबुर रहमान, उनको वहां से उठा के लेके यहाँ जेल में डाल दिया था। तब देखा कि वहां पे आंतरिक अशांति फैल रही है, युद्ध की स्थिति फैल रही है, तब जाके भारत वहां पे उसको कंट्रोल में लिया 1971 में। ठीक है, तब बाद में जाके बांग्लादेश बना के छोड़ दिया। तो यही कहने का मतलब है कि भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते किसी भी देश की सीमा को अधिग्रहित कर सकता है और फिर किसी से भी अपना दावा छोड़ भी सकता है। तो स्वयं प्रभु का ये था डिफिनेशन। फिर है समाजवाद। समाजवाद, तो यहाँ प्रस्तावना में दूसरा वर्ड है ना समाजवाद, तो उसके बारे में बोल रहा है कि अब समाजवाद के बारे में बात करते हैं। तो समाजवाद क्या कहता है? संविधान सामाजिक आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी राज्य आदर्श प्रस्तुत करता है। मतलब कि सबको सामाजिक आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना है और संसाधनों का समान वितरण करना है। यही तो हम लोग करते हैं ना कि जिसके पास बहुत ज्यादा धन है टैक्स के रूप में उससे पैसा ले लेते हैं और फिर जो गरीब या वंचित लोगों के लिए विकास कार्यक्रम चलाते हैं ना। तो यही कह रहा है हम लोगों को कि समाजवाद, सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना है और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। यही हमारा समाजवादी राज्य का आदर्श वाक्य है। ठीक है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थे उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। कहने का मतलब है कि समाजवादी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। और इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ इतना मतलब है कि समाजवादी राज्य का आदर्श जो प्रस्तुत करता है, जिसमें सामाजिक आर्थिक और असमान जो आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना और सबको समान वितरण, मतलब कि सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता है। तो यही चीज है समाजवाद। ठीक है, याद रखने वाला चीज इसमें यही सब था कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष सब जोड़े हैं, फिर 1949 में लागू किया गया। फिर सब प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन दे दिया है सिलेबस में तो याद करना ही है, पढ़ना ही है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, तो इसको धर्म निरपेक्ष भी आप समझ लीजिए, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष। कोई भी एनसीईआरटी का बुक लीजिएगा ना तो उसमें प्रस्तावना पहले दिया हुआ रहता है। तो पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म का बात करता है कि संविधान राज्य को धर्म से अलग करता है। अब हमारा जो देश है किसी भी एक धर्म को थोड़ी ना लेके चल रहा है, तो वही कह रहा है कि संविधान राज्य को धर्म से अलग करता है और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी देता है। अर्थात धर्मनिरपेक्ष शब्द में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया
पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। एक ही बार संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता को बताता है, जोड़े थे। कहने का मतलब यह है कि जो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष, हुआ क्या ना कि जब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा जा रहा था, तो उसमें यही कहा गया कि जो हमारे संविधान निर्माताएं थे, उन्होंने मौलिक अधिकार में आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान बना के गए हैं। तो उनका यही मानना होगा कि हम लोग ऐसा राज्य, ऐसा इस देश बनाए जिसमें सभी धर्मों का समान अधिकार हो, सबको समान वैल्यू मिले। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य को धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने दिया गया प्रस्तावना में। इसलिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब सिर्फ इतना समझ लेना है आपको कि संविधान राज्य को धर्म से पृथक करता है। कोई भी धर्म हमारे संविधान में उसकी चर्चा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो ये हिंदू राज्य है, ये मुस्लिम है तो मुस्लिम राज्य है। ये सब सिर्फ हकीकती है और नेता लोग का अपना जुमला है। तो यहाँ याद रखने वाला 2 वर्ड है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन से। समाजवादी का मतलब है सबको समानता के साथ देखना है, और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि धर्म के साथ नहीं रहना है। संविधान हमेशा सबको समान अधिकार देता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। तो यही चीज है पंथ निरपेक्ष। फिर है लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी के बारे में सबको पता ही है कि नागरिकों को चुनाव द्वारा सरकार के चयन और नागरिक अधिकारों की गारंटी देने वाला एक लोकतांत्रिक ढांचा सुनिश्चित करता है। क्योंकि हम लोग क्या है, डेमोक्रेटिक है, हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेते हैं, और जो हमारे संविधान में सबसे प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, उसका चुनाव तो हम ही लोग करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। तो जाहिर सा बात है डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। संविधान की प्रस्तावना का एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, और यह प्रचलित संप्रभु के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में निहित है। क्योंकि क्या करते हैं, हम अपना सुप्रीमो को चुनते हैं, इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं, और इलेक्शन के द्वारा जब अपने सबसे बड़े जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है तो वही तो डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो यही है लोकतंत्र। 5वां शब्द क्या है? न्याय। 5वां शब्द है जस्टिस, न्याय। संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देता है ताकि समाज के सभी वर्ग को समान अवसर मिल सके। ऐसा थोड़ी व्यवस्था है हमारे संविधान में, किसी को अलग से अलग तरीके का व्यवस्था किया गया, सबको समान अधिकार दिया गया। तो यही है न्याय का परिभाषा, यही है कि संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देता है। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए किया जाता है। मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ मौलिक अधिकार में क्या क्या चीज़ें हमारे अनुच्छेद में है, जिससे हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्राप्त होती है। नीति निर्देशक सिद्धांत में तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में बस इतना अंतर है कि मौलिक अधिकार क्या होता है कि अगर मौलिक अधिकार में जो अधिकार हमको मिल गया है ना, वो मेरा एकदम मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में वो सब चीज को डाला गया जो उस समय क्या हुआ था ना कि जब हम लोग 1947 में आजाद हुए तो उस समय हमारे पास संसाधन थे नहीं। अब संसाधन नहीं थे, इसलिए हम लोग अलग से नीति निर्देशक पार्ट बना के गए कि देखो यहाँ जो चीजें डाल दी हैं, बाद में अगर तुम्हारे पास संसाधन आएगा, पैसा आएगा तो तुम इसको लागू करते जाना और इसी के जरिए अपना विकास योजना बनाना। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो परिवर्तनीय नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता है नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखी हुई चीजें तो आप न्यायालय के पास नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकार में जो लिखा हुआ है
उसका अगर किसी ने आपका उल्लंघन कर दिया या फिर हनन कर लिया तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो है आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट चले गए तो वो है 226। तो जब इसको पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक सिद्धांत, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। सामाजिक न्याय का यही अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना है। हालांकि ये कितना सही है आप लोग को पता है। दूसरा है आर्थिक न्याय का अर्थ कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कि अमीर के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार, गरीब के साथ थोड़ा कम अच्छा व्यवहार। अब हो सकता है कि ऐसा मंदिरों में नहीं हो कि भैया जो अमीर है उसको वीआईपी दर्शन और जो अमीर नहीं है उसको लाइन में धक्का मुक्की वाला दर्शन। तो यही है आर्थिक न्याय कि आर्थिक न्याय के हिसाब से क्या है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भी कितना सच है आपको पता है। तीसरा है राजनीतिक न्याय कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक आधार प्राप्त होंगे। समान राजनीतिक आधार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। मतलब कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, चाहे वो राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो, मतलब सरकारी नौकरी का बात हो, या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो। ये भी आपको पता है कि यहाँ पे कह रहा है कि सबको समान अधिकार है सरकारी नौकरी का, लेकिन फिर आप बोलिएगा रिजर्वेशन, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसको फंडामेंटल राइट में पढ़ना। तो यहाँ बस हम लोगों को याद रखना है कि न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करता है। सामाजिक न्याय में क्या है कि समाज में हर व्यक्ति को ना जाति, रंग, किसी भी धर्म का हो, सबके साथ सामाजिक न्याय वाला व्यवहार करना है, सामाजिक रहना है। आर्थिक वाला न्याय में क्या है कि कोई कितनों अमीर है या चाहे कितनों गरीब है, हमारे कानून के सामने सब समान है। अगर वो भी मर्डर किया तो उस पर भी 300 दो, और गरीब भी मर्डर किया तो 300 दो। फिर है राजनीतिक न्याय कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक अधिकार का हो, चाहे उसके पास ज़्यादा पावरफुल पॉलिटिकल पावर हो, जैसे कि हमारे पीएम है, राष्ट्रपति हैं, उन पे एक समय तक उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उस पद से हटते हैं तब उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर कोई संवैधानिक पद पे बैठा है तो उसकी गरिमा का ख्याल रखने के लिए हम लोग का संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि उनको जब तक उस पद में बैठे हैं तब तक उन पे कोई फौजदारी कानून नहीं लगा सकता, फौजदारी न्यायालय में उन पे केस नहीं चल सकता। तो ये सब प्रावधान लिखा हुआ है। फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है, तो 1917 के रूसी क्रांति से। इसको याद कर लीजिएगा। जिसको अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा वो रूस से जाएगा। तो रूसी क्रांति। स्वतंत्रता, लिबर्टी, संविधान अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब कि अपना विचार, बोलने का अधिकार, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, आप जो धर्म मानना चाहते हो उसका अधिकार देता है, ताकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सके। आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, बोलने पे कोई रोक टोक नहीं है। और इसी का सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारी मीडिया, प्रेस। प्रेस कितना कुछ बोल के निकल जाती है। यहाँ पे इतना अधिकार है कि प्राइम मिनिस्टर को भी गरिया देता है आदमी लोग, जिसको मनाए उसको गरिया देता है। तो इतनी स्वतंत्रता आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक की अनुपस्थिति तथा राज्य के व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। आपको स्वतंत्रता का मतलब तो यही समझिएगा ना कि कोई भी गतिविधि है, कोई भी काम करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या फिर अपना विचार दूसरे के सामने रखना चाहते हैं तो उसकी पूरी स्वतंत्रता है। घूमने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सब तरह की स्वतंत्रता है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया।
फ्रांस की क्रांति से लिया गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समता और बंधुता को, मतलब कि भाईचारे को, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। यहाँ इंपॉर्टेंट यही है कि फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समता और बंधुता के शब्दों को लिया गया। अगला क्या है? समता, मतलब कि इक्वालिटी। संविधान सभी नागरिकों के साथ कानूनी और सामाजिक रूप से समान व्यवहार का प्रावधान है। सबके साथ समान रूप से रहने का प्रावधान है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, किसी के साथ कोई भेदभाव का प्रावधान नहीं है, तो इसी को बोलते हैं समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, अब हमको देख लेना है ना कि हम लोग का संविधान में कहाँ कहाँ समता, इक्वालिटी के बारे में अलग से आर्टिकल में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार में कुछ नागरिक को समता को सुनिश्चित किया गया है, तो इसको जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड है, देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 यानी कि 14 में क्या लिखा है? विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। मतलब कि सबकी के साथ कानून सबके समान रूप से देखेगा। ये देखते हैं कि जो न्याय की मूर्ति है अब तो चेंज हो गया, आंख में पट्टी लगा के रखी हुई है कि भाई तुम कितनों अमीर हो, गरीब हो, किसी भी दशा के हो, तुम्हारे लिए हम, जब तुम कुछ गलत करते हो तो तुम मेरे लिए समान हो। तो यही कहने का मतलब है कि जब भी समानता, इक्वालिटी की बात होती है तो विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण आर्टिकल 14 में है, मौलिक अधिकार में। फिर है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे मूल वंश निषेध। मतलब कि धर्म, जाति, लिंग या फिर किसी भी जन्म स्थान के आधार पे उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म पे, जाति हो, लिंग हो या फिर कोई जन्म स्थान हो, उसके आधार पे हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते, ये भी मौलिक अधिकार में लिखा गया है। फिर है लोक नियोजन के अवसर पे समता। लोक नियोजन के अवसर पे समता, सरकारी नौकरी पे सबको समान अवसर प्राप्त होगा, आर्टिकल 16। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण, आर्टिकल 14। फिर है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 15। फिर है सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा, 16। इसको ऐसे याद रखिए, 4 × 4 = 16। 4 × 4, 4 लड्डू 4 लोगों को बराबर देना है तो कितना चाहिए लड्डू? 16 चाहिए। इसी को बोलते हैं अवसर की समता। फिर अप्रत्ययता का अंत, अनटचेबिलिटी, उसको कौन है? आर्टिकल उसका क्या है? 17। मतलब कि खतरा, अनटचेबिलिटी वाला, भेदभाव करने वाला चीज बहुत खतरा है समाज के लिए, तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 17 में, अप्रत्ययता का अंत। उपाधियों का अंत, ये है आर्टिकल 18 में। जैसे होता है ना कि महाराज, अधिराज, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन थे, तो इस तरह का उपाधि लेके नहीं चलना है। जैसे राजा महाराजा होता है ना, महाराजा फलाना, महाराजा ढेकाना, तो ये उपाधियों का अंत का इसमें प्रावधान है। क्योंकि अगर आप, जाहिर सा बात है, किसी भी आदमी के आगे महाराजा लगा देंगे तो उसको लगेगा ना कि हाँ हमको समाज में थोड़ा ऊंचा, एकदम सीना तान के घूम रहा है, तो उसका भेदभाव वाला, डिस्क्रिमिनेशन वाला चीज आ जाता है कि भैया कि हमको समता, हमारे संविधान में समता का प्रावधान है, तो इसमें उपाधियों का अंत है, तुम भी हमारे लिए समान हो, इसलिए तुम अपने नाम के आगे महाराजा चाहे विक्रमादित्य कुछ नहीं लगा सकते हो।
यहाँ तक कि पद्म भूषण पद्मश्री तक का भी नाम आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। अगर आप अपना नाम लगाते हैं आगे तो हो सकता है कि आपसे आपका पुरस्कार वापस ले लिया जाए। इतना खतरनाक प्रावधान है। उपाधियों का अंत मतलब कि आप अपना नाम के आगे कुछ नहीं लगा सकते। हाँ, इसमें कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कि आप पीएचडी कर लिए तो डॉक्टर लगा दिए, प्रोफेसर लगा दिए, तो ये सब इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब इसी की तरह जैसे कि लोक नियोजन में अवसर की समानता सरकारी नौकरी में, लेकिन फिर यहाँ रिजर्वेशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि जो एसटी एससी समाज है उनके साथ किसी समय में बहुत बुरा व्यवहार हुआ, उसका अभी हम लोग समझ लीजिए कि कवर अप कर रहे हैं, इसलिए रिजर्वेशन है, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे कि सरकारी नौकरी में महिला लोगों को रिजर्वेशन है, तो जाहिर सा बात है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि महिला लोग पुरुष की अपेक्षा बहुत ज्यादा कष्ट झेलती है। फिर तो यहाँ कुछ कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशंस भी हैं, लेकिन वो चर्चा होगा फंडामेंटल राइट्स में, यहाँ नहीं होगा। यहाँ बस इतना बात कर लेना है कि इक्वालिटी के बारे में संविधान में अलग अलग जगह इस बात की व्यवस्था की गई है कि भैया सब कोई समान है। ठीक है, संविधान में दो ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान सूची में शामिल होने का अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। मतलब आप किसी भी आदमी को जाति, धर्म, लिंग किसी के आधार पे उसको वोट देने से नहीं रोक सकते। ये आर्टिकल कौन सा है? 325 325 याद रखना है, 325। अभी तो आ रहा है इलेक्शन, तो बहुत जरूरी है कि 325 याद कर लीजिए। 325 क्या है कि वोटिंग राइट है, और वोट क्या करना है, हमारा कानूनी अधिकार है वोट देना। और किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी लिंग के हैं आप, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको वोट लिस्ट में नहीं डालेगा, तो याद रखना है 325। दूसरा क्या है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान। लोकसभा और विधानसभा में वयस्क मतदान का प्रावधान का है 326 में। 326 में वयस्क मतदान, वयस्क मतदान। 325 में क्या है कि भाई किसी के साथ, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, आप उसको वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। आप उसको वोट वाला सूची में डालना ही है आपको, आप उसको मना नहीं कर सकते। 326 में क्या है? वयस्क मतदान की चर्चा। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 39, नीति निर्देशक सिद्धांत 39 में महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार की सुरक्षा देता है। आर्टिकल 39 39, इसमें क्या है? हर एक, चाहे महिला हो पुरुष हो, समान काम के लिए समान वेतन की चर्चा। शिल्पी जी आपका आवाज आ रहा है? सॉरी सर, म्यूट कर लीजिए। तो यही चीज हम लोगों को याद कर लेना है कि इक्वालिटी में क्या बोल रहा है। इक्वालिटी में यही बोल रहा है, अलग अलग प्रावधान में, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और नीति निर्देशक सिद्धांत में 39 बोल रहा है महिला और पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन देंगे हम लोग, और समान काम के लिए समान वेतन देंगे। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 39 क्या बोल रहा है कि मेल और फीमेल को समान काम के लिए समान वेतन देंगे। अभी कितना सच है आप लोग जानते हैं। अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप समझ लीजिए, बॉलीवुड में जो एक्टर है और एक्ट्रेस है उसको समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। या फिर क्रिकेट में देख लीजिए, भारतीय बीसीसीआई की व्यवस्था देख लीजिए कि जो महिला क्रिकेटर है और पुरुष क्रिकेटर है, समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। या फिर आप कहीं पे भी चले जाइए, सरकारी नौकरी को छोड़ के महिला और पुरुष को कहीं समान वेतन मिलता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये व्यवस्था किया गया है आर्टिकल 39 में कि महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इक्वालिटी का चर्चा हमारा प्रस्तावना में बहुत
बार किया गया है कि सबको समानता के साथ लेके चलना है। लेकिन कहीं कहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी किया गया है, जैसे कि हम बताएं रिजर्वेशन बोला कि सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। फिर जैसे कि मान के चलिए समान काम के लिए समान वेतन दिया गया है, लेकिन अगर कहीं कहीं समान वेतन नहीं भी मिल रहा है महिला लोग को, तो लोगों को पुरुष के जगह ज्यादा व्यवस्था दिया गया है। जैसे कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको प्रेगनेंसी अपनी सर्विस में प्रेगनेंसी से डिलीवरी डेट के 3 महीने पहले और डिलीवरी डेट के 3 महीने बाद छुट्टी दी जाती है। अब उन लोग समझ लीजिए बिना काम का सैलरी मिल रहा है। तो इस तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी किया गया है और ये बहुत अच्छा भी है। तो इक्वालिटी के बारे में इतनी सारी चीजें हैं और सब इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पढ़ेंगे और नीति निर्देशक सिद्धांत में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे है तो देख लिए। अब क्या है, बंधुता की बात करता है, भाईचारे की भावना समझ लीजिए। बंधुता, भाईचारे की भावना संविधान सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। हमारा संविधान क्या कहता है कि सबको समानता के साथ साथ सबको साथ में रहना है, एकदम भाईचारे की भावना रखना है, मार कुटाई नहीं करना है, ताकि देश में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता बनी रहे। भाईचारे के साथ रहेंगे तभी तो राष्ट्र की एकता दिखाई देगी। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सब देश के निवासी है। तो ये भी कितनी सच्चाई है इसमें आप लोग को सब पता ही है। संविधान एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से, एकल नागरिकता, अब सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है कि जैसे कि हमारे यहाँ आपको हम बताए थे कि ब्रिटिश संविधान से हम लोग सिंगल सिटीजनशिप लिए, इसको समझिएगा। जैसे कि दोहरी नागरिकता क्या होती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, वहां कोई राज्य का भी नागरिक है और फिर पूरे एक तो संविधान, एक तो पूरा देश का भी नागरिक है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं। अगर हम लोग झारखंड के हैं तो हम लोग को 2 कार्ड मिलेगा, एक वो बोलेगा कि झारखंड का भी नागरिक है, फिर बोलेगा एक और कार्ड मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, वो बोलेगा कि ये पूरा भारत का भी नागरिक है। अब हम 2 वोटर आईडी समझ लीजिए, 2 पहचान पत्र लेके किसी और राज्य में गए, तो दूसरे राज्य में देखेगा कि झारखंड का लड़का है, तो हो सकता है कि हम लोग साथ भेदभाव कर दे। तो इससे क्या होगा, भाईचारे की भावना कम होगी, इसलिए एकल नागरिकता का व्यवस्था किया गया। और हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है, मार कुटाई बहुत ज्यादा होता है कि तुम ई हो तुम ऊ हो। यहाँ तो खोजते रहता है मारने पीटने का कोई ना कोई तरीका। तो यही संविधान में क्या किया है, एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया गया कि भैया सब कोई साथ रहना और सबका साथ सबका विकास के हिसाब से काम करना, और एकल नागरिकता की व्यवस्था है ताकि भाईचारा बढ़ सके। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ समझ लीजिए भारत के नागरिक होने का प्रमाण है, आप कहीं भी जाइए आप भारत के नागरिक हैं। नहीं तो आपको अगर जैसे कि अमेरिका में यही है कि हर राज्य का भी अलग से नागरिकता लेना पड़ता है और फिर पूरे देश का भी, बड़ा तकलीफ है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज में अनुच्छेद 51 का भी कहता है कि यह भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय और वर्ग विविधताओं के ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। मतलब कि सीधा बात है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51 का कह रहा है कि सब भाईचारे के साथ रहना। इतना लंबा पढ़ने का जरूरत नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A क्या बोल रहा है कि सब भाईचारे के साथ रहना। ठीक है, प्रस्तावना कहती है कि बंधुता 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अगर भाईचारे का भावना है तो जाहिर सा बात है व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। अब भाईचारा देने में अगर कोई आपसे अगर छोटा भी है तो भी आप उसको भाईचारे के सम्मान से अच्छे से आप करके बात कीजिएगा, उससे बेहतर व्यवहार कीजिएगा। दूसरा क्या है, इससे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है। जैसे कि हम लोग देखें ना, सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता में
कि इसमें हम लोग सब क्या है, देश के नागरिक है, ना कि कोई राज्य के नागरिक है और ना ही देश के नागरिक है दो, जैसे कि हम एग्जाम्पल दिए अमेरिका। उसी तरह यहाँ कहता है देश की एकता और अखंडता को और व्यक्ति के सम्मान के लिए बंधुता बहुत जरूरी है, भाईचारा होना बहुत जरूरी है। अखंडता शब्द को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया है, अखंडता। याद कर लीजिएगा। हालांकि एग्जाम में ज्यादातर पूछता है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान की प्रस्तावना का महत्व। अब हम लोग संविधान का लगभग लास्ट वाला टॉपिक में पहुंच गए हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और उसके पीछे के आदर्शों का संक्षेप में प्रस्तुत करता है। प्रस्तावना क्या करता है, संविधान के उद्देश्य और उसके पीछे के आदर्शों का संक्षेप में प्रस्तुत करता है। समझ लीजिए, उतना बड़ा संविधान पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान का परिचय है और यह बात बताती है कि संविधान किन मूल्यों और किन सिद्धांतों के आधार पर निर्मित है। क्योंकि हम लोग देखेंगे यह बताती है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समानता, बंधुता, इन सब चीजों को बताती है। तो यह संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर निर्मित हुआ। संविधान सभा का एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, आपको बोलना प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की कुंजी किसको कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान का आभूषण किसको कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। और पहला वाला पीपीटी में देख लिए थे, पहला पेज में संविधान का परिचय पत्र किसको कहते हैं, तो भी प्रस्तावना को कहते हैं। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। मतलब आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान का कै गो उपनाम हो गया है, 4 गो हो गया है। एक हो गया है संविधान का परिचय पत्र, एक है संविधान की आत्मा। इसमें डाउट हो जाता है, संविधान की आत्मा और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ संविधान की आत्मा प्रस्तावना को समझिएगा, क्योंकि वहां पे भीमराव अंबेडकर उसको बोले थे संवैधानिक उपचार को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी प्रस्तावना। फिर संविधान का आभूषण, ये भी प्रस्तावना को। उपनाम पूछेगा, वन लाइनर में यही पूछेगा। प्रस्तावना को क्या याद, क्या क्या बोलते हैं, आभूषण, परिचय, आत्मा, कुंजी। आभूषण, परिचय, आत्मा और कुंजी। आभूषण, परिचय, आत्मा और कुंजी, ये याद रखना है आपको। अब हम लोग यहाँ देख लेंगे कि भारत के संविधान का एक भाग के रूप में कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या भाग माना गया, और इसके आधार पर इस पे जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो कितना ज्यादा डिस्प्यूट हो गया। लोग कहने लगे कि इस प्रस्तावना को आप संशोधित कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। कोई कह रहा है कि नहीं, ये संविधान का भाग है, इसमें संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। अब इसके बारे में समझिएगा। संविधान के संशोधन को लेके, प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि संविधान का यह भाग है कि नहीं है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है कि नहीं। तो एक हुआ था बेरुबारी संघ मामला 1960 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट बोले थे बेरुबारी के मामले में कि देखो भैया, आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन का आर्टिकल है
368, इसके आधार पे पार्लियामेंट कोई भी आर्टिकल को संशोधित कर सकती है, लेकिन जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसको संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा बेरुबारी के मामले में किया। लेकिन फिर आपको पता है कि कोई भी फैसला के बाद जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती मामला 1973 में ये बोली कि भैया देखो क्या है कि जिस तरह से और आर्टिकल को बनाया गया है, प्रस्तावना को भी उसी तरीके से बनाया गया, इसलिए इसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि यह संविधान का ही भाग है। और इसी के आधार पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधित करके समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अब फिर क्या हुआ कि भाई अब अगर संविधान में चेंज कर देंगे, इस प्रस्तावना को चेंज कर देंगे, तो सब बोलने लगा। केशवानंद भारती मामले में ये भी बोल दिया कि देखो भैया तुम चेंज कर सकते हो प्रस्तावना को, लेकिन प्रस्तावना इसका जो संविधान है इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, प्रस्तावना संविधान की नींव है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर इसका मौलिक ढांचा किसी भी तरह से आहत हो, किसी भी तरह से इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर खराब हुआ, तो इसमें संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हुआ, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो जोड़ने से इसको स्ट्रेंथ मिला, मजबूती मिली, इसलिए जाके 42वां संविधान संशोधन 1976 में होना संभव हुआ। नहीं तो कह रही थी सुप्रीम कोर्ट की इसमें संवैधानिक संशोधन नहीं हो सकता। तो इतना सारा जो भी चीज है उसका ये हम लोग सार समझ गए कि बेरुबारी मामला जो 1960 में सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि भैया प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं और इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो बेरुबारी मामले में क्या बोला कि भैया आर्टिकल 368 में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है और संविधान का जो भी भाग है उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन वो जब इस तरह का जजमेंट दिया तो वो एक चीज को, एक डिटेल को मिस कर गया कि जिस तरह से सब आर्टिकल को, जिस तरीके से सभी आर्टिकल को बनाया गया है, संविधान के प्रस्तावना को उसी तरीके से बनाया गया। इसलिए फिर बाद में जब केशवानंद भारती मामला 1973 में गया, देख रहे हैं 1973 में गया और जजमेंट दिया, तब जाके 42वां संविधान संशोधन 1976 में होने के बाद धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे सब जोड़ा गया। तो केशवानंद भारती मामले में क्या बोला, केशवानंद भारती मामले में बोला कि भैया देखो क्या है कि जिस तरह दूसरा आर्टिकल को लेके आया है ना, उसी तरह प्रस्तावना को भी उसी तरीके से लेके आया, इसलिए ये संविधान का भाग है और ये संविधान का एकदम फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। अगर इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर आहत नहीं होता और उसको स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है, जैसे कि घर का नींव है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसमें तोड़ जोड़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसकी नींव को मजबूती मिलने वाला काम है तो कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू फिर केशवानंद भारती मामले के थ्रू इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ और इसके जजमेंट के बाद, संशोधन होने के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष अखंडता जैसा वर्ड जुड़ा। तो यही कहानी है। तो ये आपसे पूछेगा। उसके बाद फिर LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया, बेरुबारी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था प्रस्तावना के बारे में, बोल दिया था कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और बोला 368 के द्वारा जिस तरह आर्टिकल में संवैधानिक संशोधन हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रस्तावना का भाग नहीं है। लेकिन फिर बाद में जो डिटेल मिस कर गया था उसको देखते हुए केशवानंद भारती मामले 1973 में गया एक मामला, तब सुप्रीम कोर्ट बोला कि जिस तरह अदर आर्टिकल्स को लेके आए हैं संविधान में, उसी तरह से प्रस्तावना भी दूसरे तरीके से ही हम लोग लेके आए हैं और इसलिए ये संविधान में संशोधन करने के प्रावधान के अंदर है। लेकिन चूंकि ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जैसे घर की नींव होती है, आप इसको तब जोड़ तोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर इसको स्ट्रेंथ मिले, मजबूती मिले, तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसा सब जुड़ा तो इसको स्ट्रेंथ मिली, इसको मजबूती मिली, तो इसका जो अमेंडमेंट है उसको सही माना गया। फिर इसी तरह LIC ऑफ इंडिया में एक मामला गया,
पुनः फिर सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम लोगों का खत्म हो गया। अब इसमें हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ये वाला टॉपिक पूरा खत्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है। प्रस्तावना में बस याद रखना आपको, प्रस्तावना उसका वर्ड, उससे संबंधित उसका कब संशोधन हुआ, उसको लेके ये जो जजमेंट है बेरुबारी और केशवानंद भारती मामला, उसको याद रखना है। और फिर जैसे जैसे कोई वर्ड आया उसका डिफिनेशन आया, प्रस्तावना का उपनाम आया, बस इसके बाद कुछ नहीं। जा आज वाला क्लास का